आज हम सीखने वाले हैं औसत भुगतान तिथि, जिसे एवरेज ड्यू डेट कहते हैं। इंग्लिश में इसे एवरेज ड्यू डेट बोलते हैं। और जब दो व्यापारियों के बीच में लेन देन होते हैं उधार, तो हर लेन देन की भुगतान की तिथि अलग होती है, लेकिन दोनों की सहमति से दोनों लोग एक ही तारीख पर भुगतान लेना और देना अगर चाहते हैं तो ऐसी एक तारीख निर्धारित की जाती है जिसमें एक ही तारीख में पूरी धनराशि, सभी लेन देनों की धनराशि का भुगतान एक साथ किया जा सके। तो ऐसी जो तारीख ज्ञात करी जाती है, निकाली जाती है, उसको औसत भुगतान तिथि कहते हैं। इसको निकालने की 3 विधियां होती हैं। पहली, भुगतान की तिथि को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर, या अंतिम तिथि को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर, या मध्य भुगतान तिथि को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर। तो हम प्रथम भुगतान की तिथि को स्टार्टिंग पॉइंट मान करके औसत भुगतान तिथि को ज्ञात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर बार बोर्ड परीक्षा में एक न्यूमेरिकल इसका ज़रूर आता है। तो आइए इसको देखते हैं, सीखते हैं और बने रहिए मेरे साथ। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, और पूरी वीडियो को देखेंगे तभी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम औसत भुगतान तिथि यानी एवरेज ड्यू डेट को कैलकुलेट करना, इसको ज्ञात करना सीखेंगे। औसत भुगतान तिथि, एवरेज ड्यू डेट, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो हमारे पास, पहले इस क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लें, और नोट करने के बाद तभी अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास, प्रवीण ने सुरेश से निम्नलिखित तिथियों पर वस्तुएं खरीदी जिनकी भुगतान की तिथियां अलग अलग हैं। वो इस तरह है कि ये क्रय की तिथि है, इस तारीख में वस्तुएं खरीदी गई है इतने इतने रुपए की, और इन तारीखों में इनका भुगतान होगा। जब 15 मार्च में 600 रुपये का माल खरीदा गया है, जिसका भुगतान 18 अप्रैल को होगा। 20 अप्रैल में खरीदा 400 का, इसका भुगतान 18 मई को, और 12 मई को खरीदा 550, भुगतान होगा इसका 13 जून को, और ये 15 जून को 800 रुपये का खरीदा, इसका भुगतान 8 जुलाई को होगा। ये माल खरीदने का और इसके भुगतान की तिथियों का विवरण। अब उक्त की सहायता से औसत भुगतान तिथि ज्ञात कीजिए। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं, लेकिन सीख जब पाएंगे जब वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा इसको देखेंगे तब। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो जिसको देर ना करते हुए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले जैसा कि ऊपर लिख रखा है, एवरेज ड्यू डेट, जिसको औसत भुगतान तिथि कहा जाता है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसकी 3 विधियां होती हैं, जिसमें से हम पहली विधि को ही अभी अपना रहे हैं, और वो होती है भुगतान की जो तिथियां, उनमें से पहली भुगतान की तिथि को फिर स्थान बिंदु मानकर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मान करके औसत भुगतान तिथि को ज्ञात करना। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं। जो 18 अप्रैल दे रखी थी, उस 18 अप्रैल को हमने माना है, और आगे मैंने लिख भी रखा फर्स्ट ड्यू डेट, प्रथम भुगतान की तिथि ये है। इसको फिर स्थान बिंदु मैंने मान लिया है, और ये इसका प्रोफॉर्मा होता है। इसके लिए एक बड़ा कॉलम, ये पर्टिकुलर का हम बना लेते हैं, या डेट का हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक कॉलम अमाउंट का, एक छोटा कॉलम डेज का, और एक कॉलम प्रोडक्ट्स यानी गुणनफल, डेज यानी कि दिनों की संख्या, अमाउंट यानी धनराशि। तो इसके लिए हम जो प्रस्थान बिंदु माना है, स्टार्टिंग पॉइंट माना है, उसको जितनी हमारी भुगतान की तिथियां दे रखी, यानी लेन देन के
क्वेश्चन में दे रखी थी तिथियाँ 4 दे रखी थी, उनको हम 4 बार यहाँ लिख लें। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। सबके आगे हमने 2 लिख दिया। और इसके बाद अब क्वेश्चन में जैसे जैसे दे रखी थी भुगतान की तिथियाँ, उनको क्रम से हमने लिख लिया। तो क्वेश्चन में दे रखा था 18 अप्रैल, 18 मई, 13 जून और 8 जुलाई। अब इनका मतलब क्या होता है? 18 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कितने दिन हुए? 18 अप्रैल से 18 मई तक कितने दिन हुए? 18 अप्रैल से 13 जून तक कितने दिन हुए? और 18 अप्रैल से 8 जुलाई तक कितने दिन हुए? जो अमाउंट दे रखा था वो हमने सबके सामने लिख दिया है। और अब बात आती है डेज की। तो 18 अप्रैल से 18 अप्रैल तक, क्योंकि एक दिन ये बनता है और औसत भुगतान तिथि ज्ञात करते समय जब हम दिन गिनते हैं तो एक दिन उसमें से लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से 18 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक दिन होता है और वो दिन भी घटा दिया जाता है। तो ये बनते हैं हमारे पास 0 दिन। अब 18 अप्रैल से 18 मई तक हमारे पास इस तरह से दिन आते हैं 30। 18 अप्रैल से 13 जून तक दिन आते हैं 56 और 18 अप्रैल से 8 जुलाई तक दिन आते हैं 81। इन दिनों को कैसे गिना जाता है वो भी सिखाएंगे। तो पहले तो ये इतने इतने दिन आए हैं और आगे का काम हम देखते हैं। अब इनकी आपस में गुणा करके हमें प्रोडक्ट्स में लिख देना है। 600 की 00 से गुणा करेंगे तो सब 0 ही 0 होगा। 400 की 30 से हम गुणा करेंगे तो 12,000 आएगा। 550 की 56 से गुणा करेंगे 30,800 आएगा। और 800 की 81 से गुणा करेंगे 64,800 आएगा। अब इसमें अमाउंट को हम काउंट कर लेंगे, टोटल कर देंगे इसका और प्रोडक्ट्स का टोटल कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम डेज कैलकुलेट करेंगे। ये डेज हमने काउंट करके लिखे थे, यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग, छोटा सा सूत्र है उसका प्रयोग करते हैं। कोई बहुत बड़ा सूत्र नहीं है ये। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं डेज बराबर प्रोडक्ट्स बटे अमाउंट। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स है वो 1,07,600 है, वो यहाँ लिख दिया गया। और अमाउंट 2,350 वो यहाँ लिख दिया गया। अब इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 45.78 आ रहा है। और हम डेज ज्ञात कर रहे हैं और डेज का भी पॉइंट में लिखते नहीं हैं। तो डेज पॉइंट के बाद के जो अंक हैं हम उनको हटा देंगे और वो हमने हटा दिया। तो जो 45 है राउंड फिगर की में हम इसको ले लेते हैं। तो 5 से बड़ा अंक है ये, यानी 4 से बड़ा अंक है। 4 तक होता तो ये 45 ही रहता। क्योंकि ये 4 से ज़्यादा यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, अगर होता है पॉइंट के बाद वाला अंक तो यहाँ एक अंक बढ़ा लिया जाता है। और वही हमने किया है, यहाँ पर बढ़ा लिया। तो ये हमारे पास 45 की जगह 46 डेज आ गए। इसके बाद इस तरह से हमारे पास 46 डेज आ गए हैं। तो 46 डेज। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर हमारा कोई भी टिक नहीं लगा है, ना ही ये प्लस लगा है ना ही माइनस। और ऐसी कोई भी संख्या जिस पर कोई टिक ना हो वो प्लस की होती है। तो ये 46 दिन प्लस है। प्लस का मतलब है जोड़ना या आगे बढ़ना। इसके बाद अब हम काउंट कर निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट, औसत भुगतान तिथि। इसका सूत्र है स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने ऊपर मानी थी वो डेट, उस डेट में ये 46 दिन हम जोड़ देते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट प्लस डेज बराबर 18 अप्रैल हमने माना था और इसमें 46 दिन प्लस कर दिए हमने, आगे को जोड़ दिए। तो 18 अप्रैल में 46 दिन जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 3 जून आएगी। अब ये 3 जून किस तरह से आई और ये डेज
किस तरह से गिने गए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो हमने डेज गिने थे, काउंट किए थे प्रोफॉर्मा में, उसको हम देखते हैं। सबसे सरल उसका तरीका है डेज गिनने का कि सबसे पहले जो हमने 18 अप्रैल माना था तो वो पहला महीना अप्रैल का हो गया। इस तरह से हम उसको लिख लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो सबसे लास्ट महीना है वहाँ तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और हमें ये मालूम होना चाहिए ये महीने कौन कौन से महीने कितने कितने दिनों के होते हैं। इन सब का टोटल करके डेज आता है। जैसे पहली डेट दी थी 18 अप्रैल से 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल से 18 अप्रैल, 18 में से 18 घटा देंगे तो ये 0 ही बचेगा। इसके बाद दूसरी डेट थी 18 अप्रैल से, इस तरह ये डेट दे रखी थी। दूसरी है 18 अप्रैल से 18 अप्रैल 0 दिन आए थे, अभी बता दिए। 18 अप्रैल से 18 मई तक। अभी 18 मई तक कैसे काउंट कराएंगे उसको देखें। तो पहले हम अप्रैल के महीने को देखें। अप्रैल के महीने को पूरा देखें। पूरा होता है 30 दिन का, और 30 में से जो हमारी तारीख 18 दे रखी है उसको घटा लें तो ये बचेगा हमारे पास 12 दिन। अब मई को देखें, मई को कितने दिन तक हमें गिनना है। हमें गिनना था 18 मई तक, तो ये 18 लिख लिया और बाकी सबको खाली छोड़ दिया। अब इनको सबको जोड़ लिया तो ये हमारे पास आया 18 और 12 30 लिख दिया गया वहाँ प्रोफॉर्मा में। उसके बाद डेट हमारे पास में दिखाई दे रही है 18 अप्रैल से 13 जून। तो 18 अप्रैल से 13 जून तक को गिनने का भी सिस्टम यही हमारे पास में होगा कि अप्रैल के तो हमारे पास जैसे यहाँ 12 बचे थे, यहाँ भी 12 ही बचेंगे। और मई अब यहाँ पूरी गिनी जाएगी यानी 31 दिन की, और जून केवल 13। इन्हें सबको आपस में जोड़ देंगे अब, और ये खाली छोड़ दिया जाएगा क्योंकि जून 13 तक ही था। तो इस तरह से हमारे पास 56 दिन आया और इसे उठाकर प्रोफॉर्मा में लिख दिया। इसके बाद अगली फिर आती है 18 अप्रैल से 8 जुलाई। तो इसके लिए अब हम 8 जुलाई तक के दिन काउंट 18 अप्रैल से 8 जुलाई तक, तो 12 दिन अप्रैल के, 31 मई के, 30 जून के और 8 जुलाई के, इन सबको जोड़ लेंगे और यह आएगा हमारे पास 81 दिन। इसको उठा करके प्रोफॉर्मा में हमने लिख दिया, जो जिसके दिन थे उसके सामने इनको लिख दिया। इसके बाद ये चीज़ हमें देखनी है जो हमने यहाँ लिखी थी, स्टार्टिंग पॉइंट में डेट जोड़ना, यानी 18 अप्रैल में 46 दिन जोड़ करके 3 जून कैसे आएगी ये हमें देखना है। इसके लिए हमारे पास ये सिस्टम है कि सबसे पहले हम यहाँ पर वो डेट लिख लें। केवल हम ये लिख रहे हैं 18 अप्रैल, और सामने को हमने लिख लिया 46 जो डेज थे वो। अब 18 अप्रैल में हम कितने दिन जोड़ें जो कि अप्रैल पूरी हो जाए, तो हम काउंट करेंगे तो 12 दिन की आवश्यकता होगी। 12 दिन हमने जोड़ दिया, अप्रैल पूरा हो जाता है। यही 12 दिन यहाँ से हम लेस कर देंगे तो यहाँ बचेंगे 34 दिन। और अप्रैल के बाद अप्रैल ख़त्म होते ही शुरू होगा मई, जिसमें एक भी दिन नहीं होगा शुरू होने पर। तो मई समाप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें 31 दिन की आवश्यकता है। वो 31 दिन हम यहाँ से लेस कर देंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो मई पूरा हो जाएगा। और अब बचेगा 3 डेज, ये बचे 34 में से 31 कम कर दिए, 3 बचे। लेकिन मई पूरा होने के बाद तुरंत शुरू होगा जून, जिसमें एक भी दिन नहीं होगा। और पूरा करने के लिए हमें चाहिए 30 दिन, क्योंकि जून में 30 दिन होते हैं और 30 दिन हमारे पास है नहीं, केवल 3 ही दिन हैं। तो हम यहाँ 3 ही दिन जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ 3 दिन जोड़ दिए, जून में 3 दिन जोड़ दिए, यहाँ दिन 0 हो गए। तो यही हमारी 3 जून ही औसत भुगतान तिथि है।
यानी इस तारीख में 2350 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। और बाकी 2 जगह इसको कैलकुलेशन की आवश्यकता हुई थी, वो कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पर कर रखी है। जैसे एक कैलकुलेशन थी डेज काउंट करने के लिए, डेज की कैलकुलेशन करी थी, जो आया था एक जगह जो ये आया था 1,07,600 को 2350 से हमें डिवाइड करना था, तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया इस संख्या को, तो ये 47 आया, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। 5 से ऐसे किया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 यहाँ रह गया 26, 5 हम 25, 1 10 हो गया, 5 दूनी 10, इस तरह से 2152 बटे 47। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से फिर यहाँ भाग लगाया है, इस भाग इस तरह से हमने डिवाइड किया तो 45.78 आया। फिर इस 45.78 को पॉइंट में न लिखकर 46 डेज इसको लिखा गया था। इस तरह से ये 2 तरह से यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गई, इसकी जो बच गई वो यहाँ कैलकुलेशन हो गई। तो इस तरह से हमारे पास पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। इसको अपने पास नोट कर लें, देख लें, समझ लें, कई बार इसको देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी अगली वीडियो में फिर कोई इसी को नई तरह से लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।